प्रकार से लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखना है, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया सकता है, ये सभी रासायनिक समीकरण के हिस्से जो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, देखते रहिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इस प्रकार से कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तो मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत ही लंबा हो जाता है। जैसे कहें कि मैग्नीशियम के तार को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इसे बोलना बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है और इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि होती है। तो सबसे पहले शब्द समीकरण के रूप में लिखना सरलतम विधि है। तो शब्द समीकरण के रूप में अपन किस प्रकार से लिखेंगे, उसे अपन यह दिखाया भी गया है कि किस प्रकार से हमें उसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से शब्द समीकरण के रूप में लिखना चाहिए। सो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ लिखा है, आपके सामने दिया गया है कि मैग्नीशियम, ये देखिए, और फिर मैग्नीशियम को काय की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम को गर्म कर रहे हैं उसके बारे में लिखा गया है। मैग्नीशियम को गर्म कर रहे हैं तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन लिखा गया है। ये मैग्नीशियम और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये तो इसके शब्दों के लिखने की प्रक्रिया है समीकरण को, कि सबसे पहले जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, और जो बनते हैं उन्हें उत्पाद का नाम दिया जाता है। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। तो ये अभिकारक कहलाएंगे दोनों ही, जिन्हें हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अभिकारक हैं, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। और इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम उत्पाद कहेंगे। तो ये उत्पाद के रूप में लिया जाएगा। ठीक, अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जा रहा है तो उसे साथ साथ में गर्म करने के जस्ट बाद ही वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो रहा था उसका, जिसे हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के रूप में दर्शाया। अब हम देखते हैं इसी में आगे कि मैग्नीशियम जो लिखा गया है, जैसे कि जो मैग्नीशियम यहाँ लिखा गया है, ये प्लस ऑक्सीजन लिखा गया है, तो ये प्लस लगा है। यदि एक से अधिक अभिकारक हैं तो उनके बीच में धन का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारकों के बीच में ये दिखाया गया है, एक से अधिक अभिकारक है तो उनके बीच में हमको धन का चिन्ह लगाना पड़ता है अभिकारकों के बीच में। ठीक, और साथ साथ में बताया गया जब अभिकारक क्रिया कर लेते हैं, अभिकारक जब क्रिया करते हैं, क्रिया करने के पश्चात बनने वाले उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है, RHS साइड। ये लिख दिया, जैसे लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा गया। और ये बता रहा है कि जो अभिकारक है उन्हें हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पाद को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। अर्थात ये जो रहेंगे LHS के रूप में लिखे जाएंगे और ये लिखे जाएंगे RHS के रूप में। यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक, साथ साथ में ये भी बताया जाता है यदि एक से अधिक उत्पाद हैं ये, तो उनके बीच में योग का चिन्ह अर्थात धन का चिन्ह लगाया जाना चाहिए। क्योंकि यह एक ही उत्पाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए यह धन का चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक, अब बोल रहा है कि अभिकारक उत्पाद के बीच में एक तीर, ये लिखा, यहाँ देखेंगे आप इस बात को।
कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में, ये देखिए एक तीर का निशान लगाया जाता है, तो इसे अपन तीर का निशान लगा देंगे बीच में, एक यहाँ तीर का निशान लगा दिया गया, ये तीर का निशान लगा, ये तीर का निशान यह बताता है कि अभिक्रिया इस दिशा में संपन्न हो रही है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्सीजन से सहयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। इस प्रकार से एक समीकरण को लिखा जाता है। आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा था कि समीकरण को शब्दों के रूप में लिखना, अब बोल रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखने से तात्पर्य होता है शब्द की जगह उनके प्रतीकों को लिखा जाता है। आप इसमें अध्ययन कर सकते हैं, इसमें बताया भी गया है कि इसे शब्द के स्थान पर प्रतीक लेंगे। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त या उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अर्थात मैग्नीशियम के स्थान पर आप उसमें ले सकते हैं, मैग्नीशियम के स्थान पर लेंगे हम Mg, ठीक, ये हमने ले लिया मैग्नीशियम के स्थान पर Mg। और ऑक्सीजन के स्थान पर हम लेते हैं O2, ये हमने ले लिया O2। फिर इसके बाद हम तीर लगाएंगे, ये तीर का निशान लगा दिया हमने। इसके बाद लेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया तो यह समीकरण जो आप देख रहे हैं यह पूर्णतः सही नहीं है, संतुलित नहीं हुआ है यह रासायनिक समीकरण। इसे आगे संतुलित करना पड़ता है, तब हम आगे सीखेंगे इसी में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इसे बता देता हूं संतुलित भी कैसे होना है। तो संतुलन के लिए जरूरी है कि रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, मतलब कि LHS और RHS दोनों साइड, इनके परमाणुओं की संख्या की गिनती की जाती है। इसके बाद ही हमें पता चलता है कि संतुलित है या नहीं। संतुलन का मतलब एक प्रकार से आप ऐसा मान लीजिए कि एक तराजू है और तराजू में एक साइड बाट रखा हुआ है, वेट वजन, और दूसरी साइड पे ये कोई, जब हम वेट कर रहे हैं तो तराजू के दोनों पल्ले एक समान बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार से बताया जाता है कि परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर होना चाहिए, तब रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। जैसे यहाँ मैग्नीशियम Mg की संख्या काउंट करें तो 1 है, यहाँ मैग्नीशियम की संख्या काउंट करें तो 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या काउंट कर रहे हैं तो 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है परमाणु संख्या। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है, अर्थात दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। इसमें लिखा भी है तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती करके उनकी तुलना करना चाहिए। क्या दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित हो चुका है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित। तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। अब द्रव्यमान की बात आई है तो मैं आपको द्रव्यमान के तौर पर भी इसे समझा देता हूं कि द्रव्यमान के तौर पर किस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब द्रव्यमान के रूप में समझ लेते हैं कि द्रव्यमान के आधार पर कैसे समझा जाएगा। यहाँ देखते हैं कि ये हमने लिखा है मैग्नीशियम, यहाँ लिखा गया ऑक्सीजन, और ये तीर का निशान, प्रक्रिया करने के पश्चात ये हमने लिखा था MgO, क्योंकि ये असंतुलित समीकरण है जिसे हम बोल रहे हैं, संतुलित नहीं है। असंतुलित, ठीक। अब द्रव्यमान के आधार पर भी हम देख लेते हैं वजन जो इनका है। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार आपको यदि ज्ञात हो तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर मैग्नीशियम के एक परमाणु का भार होगा 24, ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार होता है 16। तो अब ये दोनों का द्रव्यमान हमें प्राप्त हो गया है। देखिए अब इनका
यूज हम इसमें करेंगे। यह लिखना है हमें मैग्नीशियम 1 है तो उसके स्थान पर हम लिख देंगे यहाँ पर 24 लिख दिए हम, 24 प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो यहाँ पर हम एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर ये लिखा है तो यहाँ हम पहले 16 लिखेंगे और इंटू करेंगे हम यहाँ कितने से हो रहा है 2 से, तो 2 से हम यहाँ इंटू कर देते हैं इसमें, ठीक, एरो लगाएंगे और यहाँ देखेंगे यहाँ किस प्रकार से काम हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो हो रहा है इसमें भार आ रहा है यहाँ पर 24, फिर लगाएंगे प्लस ऑक्सीजन का कितना आता है 16, यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले तो ये 24 हम यहाँ लिखेंगे ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, ये सेम प्लस लगा दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने पर इनका 16 दूनी 32 32 आएगा, ठीक। या अपन इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हो गया है, तो आप इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद इसके आंसर आएगा 40, ठीक, ये आपको मिल जाएगा 40, ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं इन दोनों का यदि ऐड जोग करते हैं, हम योग करते हैं, ऐड करते हैं, उनका एडिशन करते हैं तो कितना आता है, आप देखेंगे यहाँ आपको प्राप्त होगा 56। अंतर है, डिफरेंस है, यहाँ द्रव्यमान ज्यादा है, यहाँ द्रव्यमान कम है, तो समीकरण संतुलित नहीं है, समीकरण असंतुलित है। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर लेना चाहिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके, तुलना करना चाहिए, यदि नहीं तो समीकरण, यदि समान नहीं है तो समीकरण असंतुलित होगा, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। किसी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो किसी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण, ये रासायनिक अभिक्रिया का एक समीकरण था जिसे हम अभी हाल देख रहे थे, वो वास्तव में आप ये भी देख सकते हो कि ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण का ढांचा है जिसे हम देख रहे हैं, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण की सीधी सी परिभाषा होगी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और अभिकारक तथा उत्पाद को उनके संकेतों के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त होने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ हमने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और बनने वाले उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड को उनके रासायनिक प्रतीकों के रूप में या संकेत के रूप में लिख दिया है उचित चिन्हों का प्रयोग करके, तो एक रासायनिक समीकरण बन गया है। अब आगे चलते हैं कि किस प्रकार से समीकरण का महत्व है और उसे किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इसका महत्व क्यों है, ठीक। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व को आप खुद समझ जाएंगे। क्या आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम से तात्पर्य है, संरक्षण से तात्पर्य है संरक्षित रहना, सुरक्षित रहना। द्रव्यमान का मतलब उसका जो बीच में मौजूद है परमाणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, उसे कहा जाता है द्रव्यमान। जिसे आप देखते हैं किसी भी एटम्स या परमाणु जो है उसके बीचों बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इन दोनों का योग यदि मिल जाए तो उसे कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। तो ये निश्चित होगा और ये संरक्षित रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। उसने क्लियर बोल दिया कि जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ये आप नोट कर लें, और ना ही विनाश होता है, ना तो द्रव्यमान नष्ट होगा न बनेगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। अर्थात ऐसा होगा कि जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उनका द्रव्यमान और बनने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 किलो का वाट यदि है तो 1 किलो के 1 kg के वाट के बराबर आपको 1 किलोग्राम शक्कर प्रदान की जाती है दुकानदार के पास।
ये दोनों चीज बराबर होना चाहिए क्रम। यहां भी द्रव्यमान की बात आ रही तो द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, तब रासायनिक समीकरण संतुलित माना जाएगा, तब रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। अब दूसरे शब्दों में सुन लेते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण किसे कहा गया? कंकाली समीकरण कहा गया है आपके जो समीकरण दिख रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दे चुका हूं, वैसे ही दूसरा एक और समीकरण यहाँ दिख रहा है, ये एक प्रकार से कंकाली समीकरण के रूप में आप इसे देख सकते हैं। और जो हमने अभी लिखा था वो भी एक कंकाली समीकरण के रूप में था, जैसे मैं आपको बताया था Mg प्लस O2 प्लस MgO, ये कंकाली समीकरण है, ठीक। तो इसे संतुलित करना पड़ती है। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें, किस प्रकार से संतुलित को रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यह एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, सबसे पहले यहाँ एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, इसमें जिंक, इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल जो क्रिया कर रहा है, ठीक। तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है और पहले बनाता है जिंक सल्फेट और साथ साथ में गैस निकालता है हाइड्रोजन, तो उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और टोटल ये इसका शाब्दिक समीकरण है, शब्दों के रूप में लिखा गया है, शब्द समीकरण को ही नीचे आपको रासायनिक समीकरण के रूप में इसे दर्शाया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो रासायनिक समीकरण के नीचे रूप में इसे बताया गया है। तो यहाँ पर इसे सबसे पहले इसे Zn करके जिंक को उन्होंने Zn लिखा है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिख दिया, प्लस लगा के इससे ज्यादा है तो इसे लिखेंगे H2SO4, ठीक। इसके बाद इन्होंने इन दोनों की क्रिया हो रही तो तीर का निशान लगा दिया, इसके बाद बनाया जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट बनेगा कैसे, वो जिंक सल्फेट समीकरण में देखकर आप यहाँ से बनाएंगे कि Zn ये है और सल्फेट ये है। आप जानते हैं Zn डाई पॉजिटिव है, सल्फेट डाई नेगेटिव है, अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि Zn पर 2 धनावेश होते हैं और सल्फेट SO4 पर 2 ऋणावेश होते हैं। तो ये डबल पॉजिटिव और डबल नेगेटिव आयन आपस में समान है, तो सीधे सीधे इनका योग हो जाएगा और एक यौगिक बनेगा जिसे कहा जाएगा ZnSO4। ये ZnSO4 होगा। अब हमारे पास बचा बीच में ये एक दिख रहा होगा आपको हाइड्रोजन, तो यहाँ प्लस लगा देंगे और प्लस लगा के आप हाइड्रोजन को सूत्र में लिख देंगे, ये बन गया सूत्र। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करें। तो इस समीकरण में जो आपको दिख रहा है, जो आपको अभियान लिखकर बताया है मैंने, इस पूरे समीकरण में हम तत्वों की तुलना कर लेते हैं कि किस प्रकार से दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। अब हम ये देख लेते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसमें तत्वों की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। तो पहला हमने लिया था जिंक, प्लस लगाया, एक से अधिक है इसलिए H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ये है और क्रिया हो रही है, तीर का निशान लगा दिया। सबसे पहले बन रहा था ZnSO4, फिर बना है H2O, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ हम दोनों की तुलना कर रहे हैं। तुलना करने से मतलब है कि LHS और RHS, इन दोनों को हम देख रहे हैं कि इनमें परमाणु संख्या बराबर है। इधर का ये LHS का मैं यहाँ लिखता चलूंगा, Zn बराबर यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 है और S की संख्या यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 है। यदि ऐसा ही हमें यहाँ प्राप्त होता है तो ठीक है। Zn बराबर संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2
और एस की संख्या यहाँ भी 1 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ भी 4 है। ये दोनों ही समान है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों ही समान है, समतुल्य है, इनका परमाणु भार भी समान होगा, ये बात सत्य है। ये समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। ऐसा समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। ये संतुलित समीकरण के ही गुण है कि इन्हें किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। देखिए इस टेबल के रूप में भी आपको बता दिया गया है, जैसा मैं अभी हाल बताया हूँ कि Zn की परमाणु संख्या, Zn की जो परमाणु संख्या दी गई है वो कितनी है? Zn की परमाणु संख्या दी गई है वो 1 है, तो Zn की परमाणु संख्या 1 है। अभिकारक में, उत्पाद में भी 1 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देख रहे हैं, अभिकारक में 2, उत्पाद में भी 2। जिस समीकरण जो चल रहा है आपको ध्यान होगा, समीकरण जो है वो ये समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो मैं आपको यहाँ फिर से लिख देता हूँ। Zn H2SO4 एरो ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इस समीकरण की चर्चा हो गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो ये हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 कंप्लीट। एस की संख्या 1 है अभिकारक में और उत्पाद में भी 1 है। एस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जी आपको, मैं येलो पॉइंट से इसे और मैं बंद कर देता हूँ ब्रैकेट में, देखिए ये एस 1 है और यहाँ भी एस की संख्या 1 है। ठीक, ऑक्सीजन की संख्या आप देख पाओगे, तो ऑक्सीजन की संख्या मैं ब्लैक से बंद कर देता हूँ। ऑक्सीजन की संख्या आप देख पाओगे 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। ये देखिए, तो दोनों और अणु परमाणु की संख्या कैसी हुई है? बराबर हो गई है। अब हम चलते हैं आगे। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब इन्होंने हमें एक रासायनिक समीकरण दिया है, इसके आधार पर ये बताया गया है किस प्रकार से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ये रासायनिक समीकरण दिया है हमें, सबसे पहले आयरन Fe, फिर उसकी क्रिया कराई गई है H2O से। ठीक, क्रिया कराने के बाद जो बन रहा है आप उसमें देखेंगे Fe3O4 और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये दोनों समीकरण आपस में संयोजित है। आयरन पर यहाँ पर Fe3 हो गया है, जबकि आपने देखे होंगे आयरन के 2 रूप आपको मिलते हैं, एक डाई पॉजिटिव वाला और एक ट्राई पॉजिटिव वाला, अर्थात डबल धनायन और एक ट्रिपल धनायन पॉजिटिव आयन। तो ये होता है फेरस रूप और ये होता है फेरिक, इसे बोलते हैं फेरिक। ऑक्सीजन डाई पॉजिटिव होता है, ये आप डाई नेगेटिव होता है, ये आप देख चुके हैं सर, 2 धनावेश। जब जहां इसमें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तब ये 8 है, यहाँ 3 हो रहा है तब ये 6 हो गए फेरिक ऑक्साइड में, इस प्रकार से। तो हमें इसे संतुलित करना है। संतुलित करने की जरूरी है कि हमें इनके तत्वों की जानकारी, परमाणु की जानकारी हो, आयनों की जानकारी हो, तब हम इन्हें संतुलित कर पाएंगे। और हम ये देख लें कि समीकरण में बाईं ओर कितने Fe है, कितने हाइड्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है और दाईं ओर कितने। ठीक, तो देखिए प्रथम चरण है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। उन्होंने बॉक्स बना लिया और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। तो बॉक्स बनाने के समय हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। अब ठीक है, इस प्रकार से अपन चलते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी क्या? Fe पर एक बॉक्स बन गया है, इस प्रकार से आप एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। ये Fe का एक बॉक्स बन गया है।
ठीक। इसके बाद आप दूसरा बॉक्स तैयार कर लेंगे, H2 का बॉक्स तैयार हो जाएगा, फिर Fe3O4 का तैयार हो जाएगा, फिर H2 का तैयार हो। इस प्रकार से आपके पास 4 बॉक्स हो जाएंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। अब संख्या की सूची बनाना है तो संख्या की सूची भी बना लेते हैं। सूची यहाँ दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। यह पर मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। सूची बनाने के लिए आपको देखना है कि Fe कितने हैं इस और ये LHS साइड है, तो LHS साइड में Fe कितने हैं और RHS साइड में Fe कितने हैं। ये बीच में जो गैप है यहीं से चेंज होता है। ये इधर का RHS है और ये LHS है इस साइड का। तो Fe की संख्या इधर भी 1 है और इधर Fe की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ देखेंगे हमने लिख दिए हैं, ये 3 हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो ये हाइड्रोजन 2 लिख दिए हैं। जहाँ हाइड्रोजन की संख्या आप देख रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लिख दी। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, लिख दिया। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है, लिख दिया। बहुत अंतर है, तो समीकरण संतुलित नहीं है। अब तीसरा चरण हम पढ़ लेते हैं। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करना मतलब एक तो अधिक परमाणु वाला यौगिक हमारे पास सबसे पहले है ऑक्सीजन, इसमें अधिक परमाणु। इसके बाद नंबर आएगा Fe। चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम इसमें सबसे ज्यादा परमाणु है Fe और ऑक्सीजन, तो ये हमें चुनाव करना है इसका। और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा परमाणु है। दाएं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है जबकि बाएं ओर केवल 1 ही है। ये ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए आप यहाँ देखेंगे आगे इस टेबल में बताया गया ऑक्सीजन परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में। तो यहाँ देख रहे हैं प्रारंभ में हमने देखा कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में 1 ही है और यहाँ हमारे पास 4 Fe के साथ में 4 है। तो संतुलित करने के लिए हमें यहाँ 1 ऑक्सीजन में 4 का गुणा करना पड़ेगा। 4 का गुणा कर दिया। अब कहोगे कहाँ कर दिया, कहाँ कर दिया, तो देखने पर हम बताएंगे आपको, समझेंगे आप भी। पर जहाँ हमने 4 का गुणा कर दिया उत्पाद में 4 का गुणा कर दिया, 4 है। जैसे 4 का गुणा करोगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। 1 है तो 4 है। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रियाओं में शामिल तत्वों यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते। अर्थात तो जो लिखा है Fe3O4 हम इसे नहीं बदल सकते, हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते, हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते। जो लिखा है उसी में ही हमें गुणा करना है संख्या का, इसमें या अभिकारकों में, ताकि संख्या में जो सूत्र दिए मतलब संख्या में जो परमाणु संख्या दी गई है वो बराबर हो सके। आगे चलते हैं अगले पेज पर। अब इसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हमने 4 गुणांक लगाकर अर्थात H2O के आगे 4 का गुणा कर दिया, लेकिन H2O4 करके उसे नहीं लिखा गया, या फिर H2 कोष्टक बंद करके O4 नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि ऐसा लिखेंगे तो H2O का रूप बदल जाएगा। आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण अब इस प्रकार से होगा। आंशिक रूप से संतुलित, अभी ये पूरी तरह संतुलित नहीं हुआ है। आप देखेंगे आंशिक रूप से संतुलित का तात्पर्य यह है कि यहाँ हमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ भी 4 हो गई है और यहाँ भी 4 हो गई, अर्थात बाईं ओर भी 4 हो गई तो दाईं ओर तो 4 थी। अब हमें संख्या पूरी करना है तो करना है एक तो हाइड्रोजन की और दूसरी संख्या पूरी करना है हमें आयरन की। दोनों संख्या पूरी करना है। चौथे समीकरण में देखेंगे Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक समीकरण या आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन को मतलब इसको संतुलित कर लें तो ये संतुलित होगा, देखते हैं आगे। तो इसे संतुलित करने के लिए आपको लगता है
कि यहाँ पर जब 4 लगा है तो हाइड्रोजन 4 और 2 यहाँ पर लगा है, चार्ज लगा है, 4 2 का यदि मल्टीप्लाई हो जाए तो 8 आता है। या हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा, तब जाकर ये 8 होगा। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को 4 कर देते हैं। कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। आइए देख, यहाँ ध्यान देंगे आप, देखिए ये 4 और ये यहाँ 4 लगा दिया, यहाँ तो लगा ही था। अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर हो गई। अब हमारे पास बचती है आयरन की संख्या, तो आयरन की संख्या को पूरा करेंगे। ठीक, प्रारंभ में ये थे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 8 हो रही थी, यहाँ कितनी हो गई है? 4, 2 दूनी करके 4 हो रही थी, यहाँ हो रही थी 8 प्रारंभ में, और संतुलित करने पर ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। संतुलित करने पर 8 हो गई। अब हमारे पास जो संख्या बचती है वो बचती है और आयरन की संख्या हमारे पास शेष रह जाती है। आयरन अभी तक संतुलित नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं आयरन को अब तक असंतुलित है जो कि आयरन। आप पाएंगे केवल लोहा ही एक ऐसा तत्व है, लोहा अर्थात Fe की बात चल रही है, एक तत्व है जिसे संतुलित करना अभी शेष है। आयरन की संख्या हम देखते हैं प्रारंभ में कैसी थी? 1 थी, लगा हुआ है प्रारंभ में, इसमें संख्या 1 थी, जिसे आप देख लीजिए कि प्रारंभ में 1 है। अब देखते हैं कि कितनी हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि इसमें हमने 3 का गुणा किया है। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर Fe के परमाणु 3 ले लेते हैं हम, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। जैसे 3 का मल्टी अंत चरण में या अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं। ये हो गई, 3 लगा दिए इसमें 4 लगा दिए पड़े। ये हमारा एक समीकरण हो गया पूरा संतुलित। अब इसमें समीकरण में बात चल रही कि दोनों ओर के परमाणु की संख्या का हम क्या करेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में देखने के लिए दोनों ओर के परमाणु की संख्या लिख लेते हैं। लिखने के लिए आपको पता है कि आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे कि Fe की संख्या 3, इधर लिखोगे देख के कि Fe की संख्या 3 हो चुकी है, सॉरी, इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या लिखोगे, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ देखोगे 8 हो चुकी है, यहाँ भी 8 हो गई है, देखिए। फिर ऑक्सीजन की संख्या लिखोगे, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4 का गुणा हो रहा है तो 4 हो चुकी है, और यहाँ भी देखेंगे आप 4 का गुणा हो रहा है तो ऑक्सीजन की संख्या 4 हो चुकी है, दोनों तरफ बराबर है। अर्थात यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण बन चुका है। इस प्रकार से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे। ये एक प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। हिट एंड ट्रायल विधि से तात्पर्य है कैसा कि ट्राई कर रहे हैं, प्रयास करते जाते हैं, कितने का गुणा होगा तब जाकर सही होंगे। सबसे ज्यादा पहले किसे सॉल्व किया जाए, किसे संतुलित किया जाए, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस विधि को एक अलग से नाम दिया गया है, जिसे आप अलग नाम से भी जाने तो इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, तो आप उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान लगाकर जब उसे संतुलित किया जाता है और छोटे पूर्णांकों की संख्या का गुणा किया जाता है संतुलित करने के लिए, तो वह समीकरण या वह समीकरण संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, ठीक, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरा जो वीडियो है सबसे पहले प्राप्त हो सके नोटिफिकेशन के रूप में।